चीन की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने एक बच्चे का अपहरण कर लिया है। अरुणाचल से सांसद तापिर गाओ ने एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीनी सेना के जवान मेराम तारोन नाम के एक 17 साल के लड़के को भारतीय सीमा के अंदर से उठा कर ले गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि चीन ने लुंगता जोर इलाके में भारतीय सीमा के अंदर से इस लड़के को चीन के सैनिक उठाकर ले गए हैं। जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त मेराम तोरान का एक साथी भी उसके साथ मौजूद था, लेकिन वो किसी तरह चीनी सेना के जवानों से उनके चुंगल से भाग निकला और अधिकारियों को चीन की सेना की इस हरकत की जानकारी दी। और ये उसी बच्चे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 17 साल का ये बच्चा, और इसे फिलहाल चीनी सैनिक उठा लेकर गए हैं। ये दावा किया है बीजेपी से सांसद हैं और उन्होंने ही बकायदा ये ट्वीट किया, तस्वीरों के साथ ट्वीट किया। और पीएलए का एक बार फिर से जो हरकत सामने आया है वो आप देखिए, चालबाज चीन की नापाक हरकत किस तरीके से सामने आई है। ये उस बच्चे की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 17 साल का ये बच्चा, और फिलहाल इसे किडनैप कर लिया गया है। अभी हमने सुना है कि एक मेराम तारोन 17 साल का बच्चा था और उसका दोस्त था जॉनी याई। तो ये दोनों जीरो एरिया के, जीरो जो है हमारा जो तूतिंग जो हमारे हेडक्वार्टर है, एडीसी हेडक्वार्टर, उसके जस्ट बगल में ही है, और सियांग नदी के जस्ट उस पार में। तो अभी हम सुना है कि ये जो पीएलए लोग थे उनको हमारे अरुणाचल एरिया में सिंगला लुंगता जोर एरिया में आके उन्होंने वो लड़का को वो हड़प लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अरुणाचल से एक बच्चे का किडनैप चीनी सैनिकों ने किया है। चीन के लुंगता जोर इलाके से ये अपहरण की घटना सामने आई है, जहां भारतीय सीमा के अंदर से इस लड़के को चीनी सैनिक ने उठा लिया है। जिस वक्त ये घटना हुई इस वक्त मेराम तोरान नाम का एक साथी भी उसके साथ था, लेकिन वो किसी भी तरह से उनके चुंगल से भाग निकला, चीनी सैनिकों के जवानों की चुंगल से भाग निकला। इस बीच अधिकारियों को चीन की सेना की हरकत की जानकारी दे दी गई है। बीजेपी के सांसद उन्होंने इस बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन कब तक एक्शन लिया जाता है और कब ये बच्चा सकुशल वापस अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है, इस बात के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन चीन की एक बार फिर नापाक हरकत सामने आई है, जहां अपहरण का सहारा लिया जा रहा है। चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले एक बच्चे को, 17 साल का ये है, और इसे उठाकर लेके गई है। ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की ये घटना है, और जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त इस बच्चे के साथ इसका दोस्त भी था, लेकिन उस दोस्त ने कुछ तरकीबें निकाली और कैसे भी उनके चुंगल से भाग निकला, चीनी सैनिकों के चुंगल से भाग निकला। लेकिन इस बीच ये बहुत परेशान करने वाली, बेहद तकलीफ देने वाली खबर है, जहां एक 17 साल के लड़के को भारतीय सीमा के अंदर से उठाकर ले गए हैं चीनी सैनिक। उन्होंने दावा किया है कि चीन के लुंगता जोर इलाके में भारतीय सीमा के अंदर से इस लड़के को चीन की सैनिक उठाकर लेकर गई है। और हम आपको इलाके की तस्वीर भी बता रहे हैं। अरुणाचल में बच्चा अगवा का मामला अपडेट कर रहे हैं खबर। भारतीय सेना ने पीएलए से संपर्क साधा है और बच्चे के बारे में जानकारी मांगी गई है। अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला ये बच्चा, और फिलहाल भारतीय सेना ने संपर्क साधा है पीएलए से, चीनी सैनिकों से, और इस बच्चे के बारे में, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तापिर गाओ जो कि सांसद हैं, और उन्होंने ही ये ट्वीट किया, इस बच्चे की तस्वीर ट्वीट की, उन्होंने ही हमारे जवानों को इन्फॉर्म भी किया। संदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अपडेट कीजिए, भारतीय सेना ने पीएलए से संपर्क साधा, इस बच्चे के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगी, लेकिन इस बीच तस्वीरों के साथ साथ इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं। और राहत की बात यह कि भारतीय सेना ने संपर्क साधा है, लेकिन कब तक जवाब मिलता है और कब तक इस बच्चे की सकुशल घर वापसी होती है, इसको लेकर हमारी नजर है। और यही वजह है कि हम विस्तार से इस खबर को बता रहे हैं। अरुणाचल से सांसद है तापिर गाओ, उन्होंने ही बाकायदा ट्वीट किया, भारतीय सेना को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दी। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले अपडेट कीजिए, भारतीय सेना ने संपर्क साधा है पीएलए से, क्या जानकारी मिली है? उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपहरण किया है? देखिए, सेना के सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें यही है कि जैसी ही सेना को इस बारे में जानकारी मिली कि एक युवक जो है वहां से मिसिंग है, उसके तुरंत बाद जो है भारतीय सेना ने हॉटलाइन के जरिए पीएलए के साथ जो है राब्ता किया, बातचीत की और उस पूरे बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो लापता युवक है
वो उस इलाके में जड़ी बूटियां और शिकार के लिए वहां पे गया था, लेकिन उस वक्त जो है वो अपना रास्ता भूल गया, जो वापस नहीं आया है, वो खो गया है। इस तरीके की जानकारी उनको दी गई है और पीएलए से मदद मांगी गई है कि वो उस युवक को ढूंढे और उसको जो है भारत और चीन के बीच जो एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है उसके तहत वापस किया जाए। इससे पहले भी इस तरह की कई बार घटना हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें तापिर गांव, लगातार वहां पे चीन के तरफ से होने वाली जो भी गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी वो लगातार अपने ट्विटर के जरिए ही साझा करते रहे हैं और कई बार बकायदा संदीप एक बॉर्डर को लेकर रूल्स भी है जिसे पाकिस्तान भी फॉलो करता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर जहां जहां अगर कोई भूले से सीमा क्रॉस कर जाए या उस दायरे में पहुंच जाए जो नियम का उल्लंघन है, तो फिर आपसी बातचीत के जरिए कमांडर लेवल के ऑफिसर बातचीत करके वापस कर देते हैं। चीन का रुख अभी क्या है? देखिए, अभी तक चीन की तरफ से कोई जानकारी फिलहाल जो है नहीं दी गई है। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से उनको इन्फॉर्म कर दिया है, उस लड़के के बारे में सारी जानकारी उनको दे दी है और उनसे कहा है कि इस लड़के को लोकेट किया जाए। लोकेट करके भारत को तयशुदा प्रोटोकॉल जो दोनों देशों के बीच में है उसके तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत जो है उसको वापस किया जाए, क्योंकि एलएसी में जो है किसी तरीके की बाउंड्री मार्केशन नहीं है और ऐसे में कभी ऐसा भी होता है कि चीन की तरफ से भी लोग अगर इधर आते हैं तो इसी जो प्रोटोकॉल का मैकेनिज्म है इसमें इन्फॉर्म किया जाता है और उसके बाद जो है उसको वापस लौटा दिया जाता है। तो फिलहाल अभी तक जो जानकारी है चीन की तरफ से कोई इस बाबत जानकारी साझा नहीं की गई है भारतीय सेना को, लेकिन सेना के सूत्रों का ये साफ कहना है कि जैसी उनको खबर मिली तुरंत उन्होंने जो है चीन के जो एस्टैब्लिश हॉटलाइन है उसके जरिए चीन को कांटेक्ट किया, पीएलए को कांटेक्ट किया और मदद मांगी उस युवक को ढूंढने की। संदीप फिलहाल शुक्रिया, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली, क्योंकि ये 17 साल का एक युवक और ये फिलहाल कहां पहुंच गया है? चीन पहुंच गया है ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने संपर्क साधा है, चीनी सैनिकों से संपर्क साधा है और अगर कोई भूले से कुछ नियमों का उल्लंघन कर दे तो रूल है बाकायदा और रूल के तहत आप उसे सौंप सकते हैं। चीनी सैनिक कब तक रिस्पॉन्स करते हैं इसका हमें इंतजार है। और इस बीच हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में कर्जदार किसानों की मुसीबत रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को दौसा के किसान की जमीन की नीलामी हुई थी। आज अलवर के 11 किसानों की जमीन नीलाम होने वाली थी, लेकिन अब रुक गई है। दौसा की घटना के बाद राज्य सरकार ने इस नीलामी को रोक दी है। ग्रामीण क्षेत्र के एसडीएम ने कुर्की के इस्तेहार जारी किए थे। ये किसान बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के डिफॉल्टर्स हैं। एसडीएम का कहना है कि बैंकों से कुर्की की फाइल पर नीलामी होती है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन इस रूटीन प्रक्रिया के तहत कितने किसानों की नींद उड़ गई, कितने किसानों के सामने कितनी बड़ी चुनौती और परेशानी सामने आ गई, ये इश्तेहार की जो कॉपी है उसके जरिए ही हम आपको बता रहे हैं। आप इसको जरा ध्यान से देखिए। कुर्की इश्तेहार जिसको चिपका दिया गया था अलवर जिले में, और एक दो नहीं बल्कि बकायदा 11 ऐसे किसान हैं जिनका नाम इस लिस्ट में था। हालांकि दौसा में जो घटना हुई थी, यानी वहां किसान के खेत की नीलामी हो गई थी, उसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। राकेश टिकैत जब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की कि वहां किसान की जो खेत की नीलामी हुई थी, जमीन की नीलामी हुई थी, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और इस बीच जो हम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं कि जो अलवर जिले में इश्तेहार की लिस्ट थी उसे भी फिलहाल रद्द माना जा रहा है। दौसा और अलवर ये राजस्थान के 2 जिले, किसानों की मौजूदगी और दोनों ही जगह किसानों की सबसे बड़ी परेशानी कर्ज को लेकर। भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, इस बीच राहत की खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अलवर में जो ये लिस्ट थी, ये जो फहरिस्त थी, उसे कैंसिल माना जाए, उसे रद्द माना जाए। देखिए, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिए। कहा जा सकता है कि आगे नहीं होगी, लेकिन आज जो नीलामी होनी थी 10 बजे बोली लगनी थी, तो वो फिलहाल रोक दी है अलवर की घटना के बाद में। और अब फौरी तौर पर किसानों की अभी राहत मानी जा सकती है कि आज जो किसानों की जमीन 11 किसानों की जमीन नीलाम होने जा रही थी, कर्ज नहीं चुकाने पर फिलहाल उस प्रक्रिया को रोका गया। अब ये आगे देखना होगा कि सरकार क्या पूरी तरीके से इसको कैंसिल करती है और कर्ज चुकाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढती है या माफ करती है, ये आगे देखना होगा। लेकिन अगर ये तरीका सरकार अपनाती है तो राजस्थान के अंदर कई जगह पर किसानों को ये नोटिस दे रखे हैं नीलामी के। तो ये सरकार का अशोक गहलोत सरकार को डिसाइड करना होगा कि वो आखिर फैसला क्या लेती है। जी भवानी, आप इसके पहले भी इस प्रोसेस को बता चुके थे कि ऐसा नहीं है कि अगर इश्तेहार छप रहा है तो सरकार को मालूम ही नहीं। अगर एसडीएम लेकर ये लिस्ट आ रहे हैं तो सबको मालूम है, लेकिन अब राकेश टिकैत, किरोड़ी लाल मीणा, ये तमाम जो चेहरे हैं जो किसानों के मुद्दे पे हमेशा
हमेशा वो बोलते रहते हैं, वो सब अब सरकार से मिलने भी वाले हैं, गहलोत सरकार से सवाल भी पूछने वाले हैं। तो आने वाले दिनों के लिए भी सरकार को तैयार रहना होगा कि अगर आपने किसानों को सताया तो आपको जवाब देना होगा। देखिए, सरकार को आने वाले दिनों नहीं, आज से ही तैयार रहना होगा, क्योंकि ये जो फैसला किया है अलवर में रद्द करने वाला, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अशोक गहलोत सरकार को सूचना मिल चुकी थी कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा, और उनको ये आशंका थी कि आज राकेश टिकैत भी यहाँ है और जगह जगह आंदोलन हो सकता है, और वहाँ अलवर के अंदर भी जहाँ नीलामी हो रही थी वहां पर पहुंच सकते हैं और वहां पर भी ये नौबत आ सकती है। तो इस प्रेशर के चलते, इस दबाव के चलते सरकार ने ये नीलामी प्रक्रिया स्थगित की, और नीलामी की प्रक्रिया सरकार के द्वारा ही होती है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि बैंकें कर रही है, क्योंकि एसडीएम सरकार का नुमाइंदा होता है और कलेक्टर की इजाजत होती है और उसके बाद में नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि ये सरकार का काम होता है नीलामी करवाना। तो जाहिर तौर पर सरकार इस आरोपों से घिरी हुई है कि जहाँ कर्ज माफी की बात कर रही है, दूसरी तरफ नीलाम क्यों की जा रही है? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं होता कर्ज चुकाने का? और अगर माफ नहीं कर सकती तो दूसरा रास्ता निकालना चाहिए, सीधे सीधे किसानों की जमीन और बहुत कौड़ियों के भाव पर। दौसा की आप घटना देखिए कि 44 लाख में जमीन नीलाम कर दी गई, जबकि उस जमीन की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है, और वो भी मात्र 7 लाख के कर्ज के लिए। तो ये बड़ी बात है कि किसानों की कौड़ियों के दाम पर इस तरीके से जमीनें नीलाम होना जाहिर तौर पर सवाल भवानी, इस खबर पे नजर बनाए रखिए, क्योंकि सबकी निगाहें हैं किसानों का मामला है। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को किसान के उस बेटे की बातें भी सुनवाते हैं जिसके जमीन की नीलामी हो रही थी। जमीन नीलामी होने से पहले क्या कहा, क्या तकलीफ थी, सुनिए पहले आप। हमारे पिताजी ने बैंक से कर्जा लिया था, तो कर्जा चुकाने में असमर्थ है। हम कहाँ पर जाएंगे? हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने क्या आरोप लगाया है वो भी सुनिए आप। जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया था, उनका सेटलमेंट कराने हेतु हमने केंद्र सरकार का सहयोग मांगा, किंतु केंद्र सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण दौसा जैसी घटना सामने आई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से निवेदन किया है, उनको लिखा है कि एसबीआई बैंक की तर्ज पर एक सेटलमेंट किया जाए। जो राशि किसानों की तरफ बकाया निकलेगी उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। और अब हम आपको चुनावी खबरें बताएंगे। साल 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों से समाजवादी पार्टी को अब भी डर लगता है, और इसकी बानगी देखिए इन चुनावों के लिए एसपी आरएलडी की जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में, जिसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। और इसी को लेकर मुजफ्फरनगर के मुसलमान अब समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए हैं। मुजफ्फरनगर से एसपी आरएलडी गठबंधन ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें 5 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल और 1 समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। दंगों की याद एक बार फिर ताजा ना हो जाए, इसको लेकर कदम। मुजफ्फरनगर में 10 फरवरी को मतदान होगा। गठबंधन की तरफ से सभी 6 सीट्स के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन इस बार एक चीज यहां पर नई हुई है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की तरफ से इस जिले में एक भी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया है, जबकि जिले में आबादी मुस्लिमों की करीब 40% है। मुस्लिम समाज के लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खालापार का इलाका, जो कि मुजफ्फरनगर का मुस्लिम बहुल इलाका है, और मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट एक भी सीट पर नहीं उतारा है एसपी और आरएलडी के गठबंधन में। क्या आपको लगता है कि ये किस तरह का कदम है? ये तो हमारे साथ धोखा है, जबरदस्त धोखा है। अच्छा, ये हमारी साथ 6 सीटों पे एक भी मुस्लिम ना देने की वजह से हमने तो बड़े नाजों से ने ऊपर सीट पे चढ़ाया, और अखिलेश जी को और ये तुम्हारे जैन जी हैं, और उन्होंने हमें एक भी सीट 6 की 6 सीटों पे एक नहीं दी। अरे एक को तो देते हैं, हमारे साथ इतना धोखा क्यों हुआ ऐसा? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया? अरे हमें तो आलू समझ रखा ना, आलू है इन्हें घोल लो, किसी भी सब्जी में लो और इन्हें हटा दो। इसे आलू को है हर सब्जी में लो। दिलशाद पहलवान। देखिए दिलशाद हैं, आप बताइए सर, आप इधर आइए कि एक भी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। मुस्लिमों की आबादी ज़िले में करीब 40% है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्यों ऐसा किया गया है गठबंधन की तरफ से? अखिलेश जी ने एक भी मुसलमान को यहाँ पे टिकट नहीं दिया।
राष्ट्रीय लोकदल के मुजफ्फरनगर के प्रवक्ता ने सफाई दी है और कहा है कि किसे लड़ना है इसका फैसला राष्ट्रीय नेताओं ने लिया है और सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए गए हैं। पहले चरण में मुजफ्फरनगर में चुनाव होना है 10 फरवरी को। सभी प्रत्याशी लगभग तय कर दिए हैं गठबंधन की तरफ से। मुजफ्फरनगर ज़िले में भी सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं सभी 6 सीटों पर। किस तरह की रणनीति रहेगी गठबंधन की, आरएलडी ने ज़्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ ज़िले में उतारे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के ज़िला अध्यक्ष प्रभात तोमर जी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सभी सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर हो गए, आज मुजफ्फरनगर पर भी कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, क्या रणनीति है आपकी आज? जनपद की सभी 6 की 6 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। 5 कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल के हैं, 1 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का है, 6 के 6 कैंडिडेट गठबंधन के हैं। और आज कार्यालय पर मीटिंग रखी गई थी और सभी पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता थे सभी को बुलाया गया। कैंडिडेट जो भी हमारे कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे, इनका परिचय उनसे कराया गया और सभी को कहा गया कि भाई बूथ स्तर से लेकर अपना मजबूती के साथ उन्हें चुनाव लड़ाना कार्य करा। सर, एक और बदलाव आपकी रणनीति में आया है, सभी 6 सीटों पर पहली बार ऐसा है कि आपने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। ऐसा क्यों किया? 40% आबादी है, पिछले चुनाव में भी समाजवादी की पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट थे, आरएलडी की तरफ से भी थे, 2012 में भी मुस्लिम कैंडिडेट थे, इस बार क्यों नहीं दिए गए? देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर पहले शामली जो जनपद था वो मुजफ्फरनगर का ही हिस्सा था। हमने जनपद शामली में, हम आज भी उसे एक ही मानते हैं, शामली मुजफ्फरनगर को हम अलग नहीं मानते हैं। हमने जनपद शामली में 3 सीटें हैं, 2 सीटों पर मुस्लिम लड़ाए हुए हैं। हम शामली अलग जिला है, मुजफ्फरनगर हम एक ही मानते हैं उसे, दोनों जिले आप एक मानते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर की रणनीति अलग है, क्यों रणनीति में बदलाव? नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेताओं ने निर्णय लिया भाई किसे कहाँ लड़ाना, सभी के उन्होंने वे कराए सर्वे, तो उसके आधार पर उन्होंने सोचा। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में गठबंधन की लिस्ट पर हमला बोला है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि एसपी गठबंधन को ठगबंधन कहा है और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। यो गठबंधन क्या ठगबंधन हो रहा, 5 के 5 साल तो कहीं दिखते नहीं जनता के बीच में, ना जनता का कोई काम करा, ना जनता की कोई आवाज उठाई। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आए तो चुनाव में मुस्लिमों को बेवकूफ़ बना के उनके वोट हथियाने के चक्कर में इन्होंने गठबंधन कर लिया। आम मुसलमान इस बात को समझ रहा है, किसी मुसलमान को ये टिकट नहीं देना चाहते, ना दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा है, कोई टिकट मुसलमान को नहीं दिया इन्होंने। समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए मुस्लिमों की नाराजगी ही मुसीबत नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट भी गठबंधन से नाराज हो चुके हैं। मेरठ के अधिकतर सीटों से जाट उम्मीदवार को टिकट नहीं देने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जिसने एसपी आरएलडी गठबंधन की मुसीबत बढ़ा दी है। हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो विभाजनकारी दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की थी उसके खिलाफ हमने प्रमुखता से 5 साल लड़ाई लड़ी। अगर गठबंधन भी ऐसा कुछ करेगा तो हम इस लड़ाई को अंत तक पहुंचा के दम लेंगे। जाटों के विरोध के बाद अब समाजवादी पार्टी के सहयोगी आरएलडी भी बैकफुट पे हैं। आरएलडी नेता भी मान रहे हैं कि जाट समुदाय की नाराजगी का खमियाजा गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। गठबंधन के नेताओं के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं और जिले के किसी भी विधानसभा पर स्वाभिमानी जाट समाज को कोई प्रतिनिधित्व ना मिलना हमें आहत करने का विषय है, कष्टदायक है। और इसीलिए उस विरोध को दर्ज कराने के लिए हम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठ के उस विरोध को दर्ज कराने आए हैं। तो मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज में नाराजगी इस बात को लेकर है कि इनका वोट तो लिया जाता है लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट उतारा नहीं गया है, चाहे आरएलडी हो या समाजवादी पार्टी। दोनों गठबंधन ने जो
सीटें शेयर की है आपस में, उसमें कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है। और जावेद हमारे सहयोगी जब बातचीत कर रहे थे लोगों से, जो वहाँ मुस्लिम समुदाय से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, मुस्लिम धर्म से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनमें नाराजगी है और नाराजगी वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर MY समीकरण समाजवादी पार्टी दरअसल लेकर चलती है, मुस्लिम और यादव का गठजोड़ लेकर चलती है। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं दे रही है तो इसके पीछे इस समाज में भी नाराजगी है और मुस्लिमों की बहुलता बहुत ज्यादा है। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां पे यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इनको ध्यान में रखते हुए भी वो कदम नहीं उठाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसको लेकर नाराजगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की इस बीच क्या दलीलें आती है इस पे भी हम सबकी निगाहें हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर वो जगह जहां दंगा और दंगे के दाग से कहीं ना कहीं बचने वाले लोग अब नहीं चाहते हैं कि वहां पे फिर से कुछ ऐसा माहौल बने। और हालांकि क्या स्ट्रैटेजी है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। चुनावी माहौल में आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, ये हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। सभी सियासी दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सीटों की संख्या पर फिलहाल आखिरी फैसला नहीं हुआ है। यूपी में गठबंधन पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में 403 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट आज आ सकती है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक बुधवार को हुई और उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज घोषणा हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश में बीजेपी के 49 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसका ऐलान जल्द हो सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। 10 मार्च वो तारीख है जब पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसका राज तिलक होगा। लेकिन उससे पहले गठबंधन अब पुख्ता सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि जेपी नड्डा ने बाकायदा ट्वीट कर दिया है और ये कहा है कि हम साथ साथ हैं। 403 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा, लेकिन सीटों की संख्या अपना दल और निषाद पार्टी को, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद को कितनी सीटें मिलेगी ये अभी तय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सूत्रों की माने तो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो चुकी है, हर स्ट्रैटेजी पर काम कर लिया गया है। अब कुछ ही दिनों में औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय में एनडीए नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अलावा अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की इस बैठक में मौजूदगी रही। हालांकि कहा यह जा रहा है कि संजय निषाद को तकरीबन 15 सीटें मिल सकती हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। बात आगे बढ़ रही है, थोड़ी सी स्लो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट है। बहुत जल्दी हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और बहुत जल्दी सीटों का आंकड़ा भी आपको बताएंगे। हम लोगों की मीटिंग है, भारतीय जनता पार्टी मीटिंग है और आज हम लोगों की मीटिंग है धर्मेंद्र प्रधान जी से, बंसल जी से। और बड़े भाई हैं और हम छोटे भाई, उन्हें हम दे रखा कहा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जीत सकते हैं, उसे आज सर्वे में आ जाएगा। जिन कार्यकर्ता जीत सकते हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कितने सीटों पर मोटे तौर पे? लगभग 15 सीटें पहले से तय रखी है। ज़्यादातर सीटें पर निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से लड़ेगी। 2-4 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ हमारे कार्यकर्ता जो है कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं और जीत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जीतने के लिए जो सीटें जहाँ से हमारे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं 7 साल से, वही सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने में दिक्कत नहीं है, वो दे रही है। पिछड़ों की भूमिका क्या है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या बखूबी हालिया घटनाक्रम से समझ भी रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी अब जो 2 चेहरे हैं, संजय निषाद और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, इनको साथ लेकर चलने वाली है। पिछली दफा राजभर इनके साथ थे। राजभर को कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो जगह खाली है और पूर्वांचल में निषाद पार्टी का जनाधार है।
असर है कुछ सीटों पर, और यही वजह है कि अब जब राजभर साथ नहीं है तो बीजेपी उनको इस तरीके से वैल्यू देने वाली है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को जरूरी बताया। सामाजिक न्याय के लिए ये आरक्षण जरूरी है। जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला इसको कह सकते हैं, और ऐन चुनावी माहौल में यह फैसला आया है, इसका भी अलग असर होगा। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला। और क्या कमेंट कहा है? आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट है। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण को जरूरी बताया गया है। तेशाम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तेशाम, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम ब्रेक करें अपने दर्शकों के सामने, इसका असर होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, बहुत ही अहम फैसला है, और जैसे ये फैसला सुनाया गया तो सभी वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया कि बहुत दिनों से एक बात पर चर्चा होती थी कि जो स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला आया था वो मेडिकल कॉलेज का था, एमबीबीएस, बीडीएस और जो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, उनका था। उसमें तर्क ये दिया जाता था कि इसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, इसलिए इसमें मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होना चाहिए कैंडिडेट्स का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है, और ये हमें देखना होगा कि कुछ लोग जो पिछड़े हैं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसलिए आरक्षण ये जरूरी होता है। तो एक जो बहुत लंबे समय से बहस चली आ रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार व्यक्त किया है जी। और उस पर विराम भी लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो लोग कह रहे थे कि ओबीसी आरक्षण जरूरी नहीं, फिलहाल शुक्रिया। पप्पू को लेके कौन सा सवाल